हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो अभी हाल ही में जो लास्ट अकाउंट्स का लेक्चर आया था वो आया था हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहां पर मैंने पूरा का पूरा उस चैप्टर को आपको डिटेल नॉलेज विद एग्जांपल्स विद हिलेरियस आपको केस स्टडीज मैंने आपको समझाया। जाकर नहीं देखा जाकर देख लो, बहुत प्यार मिल रहा है उस लेक्चर को, धन्यवाद उस चीज के लिए। आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो कहानी अब तक क्या है, अभी तक हम टीएस गरेवाल या डी के गोयल का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ लिया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक टर्म्स। ये दो चैप्टर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कोई चैप्टर नहीं है डबल एंट्री सिस्टम, हम लोग जब चैप्टर 1 का एंड पोर्शन पे जाते हैं तो वहां पर दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको नजर आते हैं। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। आप बहुत दिनों से थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होंगे। कौन कौन बोर हो गया, कौन कौन चाहता है कि यार थोड़ी सी अकाउंट्स वाली फील आए, पैसों वाली फील आए, रुपीज वाली फील आए, कोई हिसाब बनाए, कोई बही खाते बनाए। कौन कौन चाह रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। तो एक बहुत बढ़िया सरप्राइज इस इवेंट के लास्ट में आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हम चैप्टर नंबर 1 के एंड का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम। यानी अगर कोई बिजनेस डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएगा। हमारा एक चैप्टर नंबर है 5। अब जैसे प्रैक्टिकल चैप्टर, आप लोग बोर हो गए होंगे शायद थ्योरी पढ़ के, तो एक चैप्टर आता है प्रैक्टिकल चैप्टर विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। अब आप ध्यान समझना, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर ढंग से देखा है तो वहां पर आप लोगों ने एक हायरार्की पढ़ी थी कि क्या था अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा कन्वर्ट इट इनटू मनी टर्म्स, तीसरा उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहां होता है? जर्नल में रिकॉर्ड होता है। फिर क्लासिफाई कहां होता है? लेजर में। फिर हम क्या करते हैं? समराइजेशन, यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएनएल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। फिर हम क्या करते हैं? एनालिसिस। और फिर क्या करते हैं हम लास्ट में? कम्युनिकेट। इस पूरे प्रोसेस में भैया अकाउंटिंग इक्वेशन कहां आया? कहीं नहीं आया। अब ये जो चैप्टर है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान लो अगर हमको 14 सीढ़ियां चढ़नी है तो क्या आप सीधा छलांग छठे पे मार सकते हो? आंसर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। और मार भी लोगे तो इंजरी का डर है। तो देखो, कहते ना भैया कोई शॉर्टकट नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और वैसे भी हम लोग बहुत अच्छे ट्रैक पर हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। जो बच्चा यहाँ पर नया है, इस वीडियो में नया है, मैं बता दूं बेटा, सबसे पहले बेसिक टर्म्स देखो जाकर, और उसके बाद अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखो, फिर इस लेक्चर पर आना। आपको लगेगा कि आपको अकाउंट से मोहब्बत होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, क्योंकि हमें एक चैप्टर पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं डिटेल बात करूंगा वन शॉट में, पूरा का पूरा चैप्टर विद प्रैक्टिकल्स। मतलब वहां पर मैं पूरे समझ अकाउंट्स वाला लाइन खींच के आपको प्लस माइनस वो सब पैसों का हिसाब लिखना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये शब्द सीखना पड़ेगा। क्या है ये शब्द, आओ बात करते हैं। आज के पूरे लेक्चर के अंदर, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, पूरे लेक्चर के अंदर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे। ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस लेवल है, जो भी चीज मैं अभी यहां पर बोर्ड पे लिखूंगा, आने वाले स्लाइड्स पे लिखूंगा, आपको उसको याद नहीं करनी। ये हिदायत मैंने अपने पेड बैच और अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट को हाथ जोड़ कर दी थी, तो यहां पर मैं हाथ जोड़ चुका हूं, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जहां पर मैं बोलूंगा इन चीजों को याद मत करना। अगर आप लोगों ने इसे याद कर लिया तो आप बर्बाद हो जाओगे, फिर मुझे मत कहना। एक बिग डिस्क्लेमर मैं यहां पे देना चाह रहा हूं, इन चीजों को समझना, चीजें अंदर से आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ट्रांजैक्शंस की एंट्री खुद से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। चलो, तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। यह कहता है कि each and every, mind my words, business transaction, not your personal transaction, जितनी भी business transactions होती हैं, has two aspects, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मोटा मोटा बात करें तो एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। लेकिन ये जो डेबिट और क्रेडिट की सीढ़ी है ना बेटा, ये छठे नंबर की सीढ़ी है। छठे नंबर की सीढ़ी मतलब समझते हो, आपका चैप्टर नंबर 6 है, जहां पर आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज डेबिट करनी है और कौन सी चीज क्रेडिट करनी है। उसके कुछ नियम और कानून हैं।
लेकिन नियम और कानून से पहले एक समझ डेवलप करनी है आपको, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी वेरी है ना इसमें कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना अकाउंटेंसी सोच भी नहीं सकते मेरी जान, सोचना भी पाप है। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट, अभी डेबिट क्रेडिट भूल जाओ, अभी आप फोकस करो, आपका फोकस यहां पर होना चाहिए। दो एस्पेक्ट, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मतलब अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यानी हम जो भी बात करेंगे वो यहां पर अपने बिजनेस यानी चाय फाय कैफे के हिसाब से बात करेंगे। हम यहां पर उशांक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूं चाय फाय कैफे नाम का, जो कि हमने शुरू भी किया था, तो वहां पर उशांक कोई नहीं है। उशांक तो एक बाहर का बंदा है, बताया था ना, है तो इंटरनल बंदा, लेकिन उशांक और चाय फाय कैफे दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे और ये बात आपको बीएसटी में शायद समझ में आ गई होगी। अब पता नहीं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आपने समझी नहीं समझी, आई डोंट नो। तो वहां पर हम लोग एक बात करते हैं कि बिजनेस और ओनर दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, मतलब ये अलग है, मैं अलग हूं। तो जब भी हम कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, माल खरीदना, माल बेचना, फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना, ठीक है जी, ब्याज आना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, खर्चे पे करना, जो भी आप एक्स वाई जेड न्यूमरस ऑफ ट्रांजैक्शन आप करते हो, तो वो आप चाय फाय कैफे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ना कि उशांक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। उशांक इज नोबडी इन चाय फाय कैफे। वो जस्ट एक पैसा देकर एक क्या है, एक इन्वेस्टर है। ओएसआर अकेडमी साइंस एंड फन पे उशांक इज नोबडी। उशांक पूरे अकाउंट्स में कहीं दिखाई नहीं देता, उशांक के आगे को फाउंडर नाम आता है, ओनर नाम ही नहीं आएगा। तो साइंस एंड फन या ओएसआर अकेडमी जो मेरा ऑफलाइन सेंटर्स है, वहां पर ये दोनों चीजों में उशांक इज नोबडी। उशांक इज जस्ट एन इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है और मजे लूट रहा है, ठीक है जी। काम कौन कर रहा है? ओएसआर अकेडमी। तो आपको अच्छा मोटा मोटा बात है, देखो ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें ये सोच के बैठना है कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो ओएसआर या बिजनेस या चाय फाय कैफे के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। लॉक कर लो और आगे बढ़ते हैं। दो एस्पेक्ट कौन से होंगे ये समझने के लिए मैं यहां पर कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन लेकर आया हूं। इट्स जस्ट अ ड्रिल, इट्स जस्ट अ कह सकते हो कुछ एग्जांपल्स। ऐसे 50 ट्रांजैक्शंस होंगी, 10-12 ट्रांजैक्शन आज हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ नियम सीखेंगे अकाउंट्स के, और फिर इन चीजों को याद नहीं करना, आपको डेवलप करना है। आपका आज का होमवर्क है सोचने वाला होमवर्क, इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करने वाला होमवर्क। बात समझ में आ गई? चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो धीरे धीरे ना, अगर आप मेरी बात समझो तो आपको धीरे धीरे ना एक बात समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को इस चैप्टर को नहीं, सब्जेक्ट को अपने ब्लड के अंदर फ्लो करना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बात ना अपने पेड बैच में भी की थी। मैंने बच्चों को पूछा कि जैसा सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में क्रिएट हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं एप्पल, तो आपके दिमाग में दो इमेज बनी होगी, एक तो सेब और एक वो एप्पल कंपनी वाला एप्पल। अगर मैं आपके पास एक शब्द फेंकूं मां, तो आपके पास एक इमेज बन गई होगी। सबको अपनी अपनी मदर की एक फोटो नजर आ रही होगी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्या पता आपके सामने ही घूम रही हो वो। अगर मैं आपसे बात करता हूं मैथ्स की एनसीईआरटी क्लास 10th, तो कुछ आप इमेजिन कर पा रहे हो क्योंकि आपने उसे देखा है। लेकिन ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं, उनका मतलब ही नहीं पता। जैसे क्वांटम फिजिक्स, आप लोगों को पता ही नहीं क्वांटम फिजिक्स क्या है, समझ रहे हो? या क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक शब्द है टॉर्क, मान लो मुझे नहीं पता क्वांटम में किसी और में, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, तो टॉर्क नाम का हमें पता ही नहीं टॉर्क क्या है, समझ रहे हो? तो अब जिस चीज के बारे में पता ही नहीं तो उसकी इमेज नहीं बनेगी। तो जैसे वो बेसिक टर्म्स आप लोगों ने पढ़ा, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो जितनी सारी बातें ना बेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जानी चाहिए। जब मैं बोलूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको पता होना चाहिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं इनटैंजिबल एसेट तो आपको पता होना चाहिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इसमें मेहनत लगती है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन सब चीजों को याद नहीं करना। ये देखो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने बहुत सारे डिस्क्लेमर आपको दे दिए। ये चैप्टर नहीं है, ये कंटेंट है, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको अगले चैप्टर यानी जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 होगा उसको पढ़ने में आपकी मदद करेगा। चैप्टर 3 और 4 हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर ले, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लें, माइंड रिफ्रेश कर ले, फिर हम चैप्टर 3 की थ्योरी, पकाऊ थ्योरी पर फिर आ जाएंगे, ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहला एक ट्रांजैक्शन आती है, आपको फिर बोलूंगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है।
सम बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपए। तो हम बिजनेस के एस्पेक्ट से अगर सोचे तो क्या एस्पेक्ट पढ़ेंगे, तो देखो अभी आपको सोचना क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी इसको छोड़ दो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक दूध वाला हूं और सामने वाली पार्टी में से दूध खरीदने आती है, उसने कहा भैया 2 लीटर अमूल फुल क्रीम दे दो, तो मैंने उससे 100 रुपए लिए और 2 किलो 2 लीटर मतलब अमूल फुल क्रीम उसको दे दिया। अब मेरे बिजनेस में क्या दो एस्पेक्ट पड़े, एक तो मेरे गल्ले में, गल्ला समझते हो ना ड्रॉर, मेरे गल्ले में या मेरे बिजनेस का कैश बढ़ गया, और मेरा स्टॉक यानी जो गुड्स हैं वो मेरे क्या हो गए, कम हो गए। आज मैं कहता हूं कि यार मेरी जो बैठने की कुर्सी है, मैं कौन हूं, दूध वाला हूं, मेरे बैठने की कुर्सी है ना वो खराब हो गई, टूट गई, तो मैं जाता हूं एक फर्नीचर मार्केट से एक अच्छी सी रिवॉल्विंग चेयर लेके आता हूं। तो मैंने अपने गले से पैसा निकाला और एक रिवॉल्विंग चेयर ले आया, मेरी जेब से 5,000 रुपए चले गए और मेरे बिजनेस का एक फर्नीचर बढ़ गया। आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना जो फर्नीचर वाला था, आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपको सोचना है उस 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 दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपको दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहां पर राहुल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, राहुल इज नोबडी, बताया था ना, मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ फर्म, तो यहां पर उसने 10 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट किए। तो इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो एस्पेक्ट पता क्या पड़ गए, एक तो उस बिजनेस का क्या बढ़ गया प्यारे बच्चों, कैश बढ़ गया, कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब कैश क्या होता है, एसेट होता है। ये चैप्टर आपको कहता है कि आप कुछ भी कर लो, तीन ही चीजें एस्पेक्ट आएंगी, एक आएगा एसेट, एक आएगी लायबिलिटी और एक आएगी कैपिटल। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको एक खुराफात इक्वेशन दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। या तो एसेट इफेक्ट होगा या लायबिलिटी या कैपिटल, ठीक है ना। अब जैसे एक तो हमारा कैश बढ़ गया, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये 10 लाख रुपए राहुल ने दिए हैं, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या होता है कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस नोन एज कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी, अच्छा मैं इंक्रीज भी लिख रहा हूं और ये भी कर रहा हूं, शाबाश। तो ये क्या होता है बेटा, कैपिटल, तो कैपिटल ही होती है। तो मतलब आपको जो भी दो एस्पेक्ट नजर आएंगे वो या तो एसेट को अफेक्ट कर रहा होगा या लायबिलिटी को या कैपिटल को, समझ पा रहे हो। तो पहला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझने के लिए थोड़ी एक समझ डेवलप क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझ नहीं आता ये वाला, क्यों, क्योंकि हम अभी तक यही समझ रहे हैं कि बिजनेस और मालिक एक है, भाई वो अलग अलग है। ये बात मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं कि जो कैपिटल है वो एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, ये भी मैं लिख देता हूं। कैपिटल क्या होती है बेटा, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, यानी ये चाय कैफे की लायबिलिटी है राहुल के टुवर्ड्स। जब चाय कैफे बंद होगा या ओनर चेंज होगा तो चाय कैफे को राहुल को 10 लाख या जो भी उस समय कैपिटल होगी वो देनी पड़ेगी। कैपिटल पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था ये हाईली फ्लक्चुएबल चीज होती है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया बेटा हमारा पहला, जहां पर अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस की कैश बढ़ जाती है और बिजनेस का ही कैपिटल बढ़ जाता है। फिर अगर आप मशीनरी खरीदते हो, मशीनरी तो बहाना है, आप कोई भी एसेट्स खरीद लो, कोई भी एसेट। अब एसेट कौन सा, कौन सा, नॉन करंट एसेट्स, कौन सा एसेट, नॉन करंट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल, गुडविल खरीद ली, पेटेंट खरीद लिया, इंटेंजिबल भी हो सकता है या टेंजिबल, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, प्लांट, फिक्सचर्स, ये सारी चीजें अगर आप खरीदते हो, तो ये तो एग्जांपल ले लिया ना, 10 लाख रुपए आपने 1 लाख रुपए की कैश में क्या खरीद ली, मशीनरी। अफेक्ट सोचो आपके धंधे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके गल्ले में से कैश डिक्रीज हो जाएगा, और ये आपका क्या था बेटा, एक एसेट था, सोचना है याद नहीं करना। दूसरा, आपके पास एक नया एसेट आ गया, उस एसेट का नाम क्या है बेटा, मशीनरी, और ये भी क्या है, एसेट। एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट पैदा हो गया, सही है, एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट पैदा हो गया, सिंपल है। फिर आपने माल खरीदा 50,000 रुपए का, जाकर रॉ मटेरियल खरीद के ले आए चाय कैफे के लिए, जो भी आपका धंधा है, तो फिर आपकी जेब से क्या गया भैया, फिर आपकी जेब से क्या चला गया, कैश चला गया, कैश डिक्रीज हो गया, ये क्या था बेटा, आपका एसेट। और आपके गोदाम में माल आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, जिसको आप बोलते हो गुड्स, जिसको आप बोलते हो स्टॉक, एक ही बात है ना बेटा। तो ये हमारा इंक्रीज हो गया, और ये भी क्या है प्यारे बच्चों, मेरा एक एसेट ही है। एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। फिर यही माल मैंने रमेश से उधार पर खरीदा,
क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ये मैंने कैश में खरीदा या उधार में खरीदा, तो भैया नाम क्यों गिवन है? नाम इसलिए ही गिवन है तो हम यहां लिख के, ताकि ये बच्चा समझ पाए कि बाय डिफॉल्ट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट का मतलब उधार वाली ट्रांजैक्शन है, यानी यहां पर रमेश से हमने माल उधार पर खरीदा होगा, वरना कैश लिखा होता। कैश नहीं लिखा तो नाम लिखने का मतलब यही है कि हम उसको याद रख पाए, क्योंकि उसका और मेरा रिश्ता बन चुका है। वो मेरा कौन है? क्रेडिटर है, क्योंकि मुझे उसको पैसा देना है। ये सब बेसिक टर्म सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप्ड होनी चाहिए। तो एक तो भैया मेरा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक तो स्टॉक कह लो या आपकी भाषा में गुड्स कह लो, एक ही बात होती है, दोनों समझा रखा है, बढ़ गया। ये क्या होता है बेटा? मेरा एसेट्स होता है। क्या होता है बेटा? एसेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुड्स तो बड़ा ही बड़ा, मेरे सर पर लाइबिलिटी बढ़ गई। मेरे सर पर रमेश नामक एक लाइबिलिटी बढ़ गई, और ये लाइबिलिटी कौन थी बेटा? क्रेडिटर थी। क्या थी? क्रेडिटर। ये क्या हो गया? इंक्रीज। और ये क्या थी? लाइबिलिटी। समझ पा रहे हो? मेरे कंधों पे बोझ आ गया कि मुझे उसको कितना पैसा वापसी करना है? 10,000 रुपया देना है। समझो, याद मत करो। क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसको समझना है। याद कर लिया, रट्टे लगा लिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो ऐसे आप 50 क्वेश्चनों को छोड़ो और 50,000 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ही सोल्ड गुड्स, अब 5,000 रुपए की चीज 7,000 में बेच दी। अब मेरी एक बात ढंग से समझना, एक नियम है, एक नियम है जो मैंने भी याद कर रखा है बेटा, आपको भी याद करना है। इसके पीछे कारण नहीं है। राइट को राइट क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लाइट को लाइट क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता। कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं। साल में 12 महीने क्यों, 6 महीने क्यों नहीं 60-60 दिन के? पॉसिबल था ना, क्यों नहीं किया? होगा कोई लॉजिक, किसी ने सोचा होगा। ए को ए क्यों कहते हैं, एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं, एप्पल को बॉल क्यों नहीं कहते, बॉल को एप्पल क्यों नहीं कहते? भाई अपने अपने नियम है, बनाया हुआ बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। चीजें चल रही हैं, बाय कन्वेंशन है, चीजें चलती जा रही हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने भी पालन कर रखा है, आपने पालन, आप भी इसको मार्कर या पेन ही कहते हो, मैं भी इसको मार्कर या पेन कहता हूँ। किसी और दुनिया में हो सकता है कि भैया इसको पेन ना कहा जाता है, इसको वाटरमेलन कहा जाता, तो आज मैं इसको वाटरमेलन कहता कि भैया लाओ वाटरमेलन से लिख दूं। समझ रहे हो? अभी हमें अजीब सा लग रहा है, राइट को राइट ना कह के पॉकीमॉन कह सकते थे कि भैया आगे जाके पॉकीमॉन हो जाना। अरे कुछ भी हो सकता था ना, ये तो नाम हमने ही दिया ना। राइट को राइट देने का नाम तो बाय कन्वेंशन है। तो यहाँ पर भी कुछ चीजें, कुछ नियम कानून मैं यहाँ पे क्लाउड में बना रहा हूँ, और इस चीज को पालन आप भी करोगे, मैं भी। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्या है कि ऑल इनकम, जितनी भी इनकम होगी, गेन होगा या प्रॉफिट होगा, वो हमारी कैपिटल बढ़ा देगा, प्लस कर देगा, उससे हमारी पूंजी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, अब देखो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मशीनरी खरीदना और सैलरी देना, दोनों पैसा जा रहा है, लेकिन मशीनरी खरीदना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी देना, रेंट देना, जो रेकरिंग नेचर के होंगे, जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे आने वाले कुछ समय पर। अब रेंट तो मुझे हर महीने देना है ना, लेकिन मशीनरी तो एक बार ही खरीद ली, कई सालों तक मेरे साथ रहेगी। भाई बेसिक टर्म्स देखना पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूं, बेसिक टर्म्स में जितनी पकड़ बना पाओगे बना लो। तीनों लेक्चर नहीं देखे आप लोगों ने, तीनों लेक्चर देखो, 1 2 3, प्यार से देखो, बार बार देखो, बार बार उसके बारे में सोचो, फिर यहां आओ। तो एक्सपेंस का मतलब क्या है बेटा? यहां पर एक्सपेंस का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेकरिंग नेचर के होंगे। मशीनरी खरीदना इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे एक्सपेंस बता दिया ना, रेंट देना, सैलरी देना, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, ब्याज देना, कमीशन देना, ठीक है ना, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, कैरियज कार्टेज जो ट्रक टेम्पो का खर्चा हो गया, ठीक है ना, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हो गए। या लॉस हो जाता है, आग लग गई, चोरी हो गई, उससे नुकसान हो गया, कोई पैसा लेकर भाग गया, बैड डेट हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी कैपिटल को क्या कर देंगी बच्चों? माइनस कर देंगी, कम कर देंगी। डबल एंट्री सिस्टम का ये नियम है। अब यहां पर अगर हम देखें, गौर से देखना कि हमने 5,000 रुपए का माल 7,000 में बेचा, तो हमको 2,000 का फायदा हुआ। अब समझो, स्टॉक जो होगा वो मेरा कम हो जाएगा, स्टॉक मेरा कम हो जाएगा, एसेट है, ऑब्वियस सी बात है। कितने रुपए से कम हो जाएगा? 5,000 रुपए का माल, मैंने एक ऐसा माल जिसकी वैल्यू 5,000 थी, मैंने निकाला और जाकर बेच दिया, तो मेरे गोदाम से 5,000 रुपए की वैल्यू का माल चला जाएगा।
फिर मेरे गल्ले में पैसा आ जाएगा, गल्ला मतलब कैश बढ़ जाएगा। ये भी बच्चों मेरा एक एसेट है, लेकिन कैश मेरी जेब में आया बेटा कितना, 7,000 रुपये आया। क्या आया, 7,000। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे 2,000 का मुनाफा हुआ। अब जब मुनाफा होगा तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। कितने रुपए से बेटा, 2,000 रुपए से। मेरी कैपिटल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 2,000 रुपए से। अगला, फिर देखो मैंने फिर माल बेचा है, लेकिन किसको बेचा है, रेखा को बेचा है, उधार पर है। अब देखो नाम लिखने का मतलब ही क्या है भैया, कि ये क्या है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कैश वर्ड तो यहां पर लिखा नहीं। 6,000 का माल इस बार मैंने 4500 रुपए का बेच दिया। समझ रहे हो भाई, होगा ना रेखा के साथ कोई, मतलब 6,000 का माल आपने 4500 रुपए में बेच दिया, तो मुझे लग रहा है दुकानदार अमिताभ बच्चन होगा तो आपको नुकसान हो गया, कोई बात नहीं जी। तो यहां पर क्या हो गया भैया, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने से डिक्रीज हो गया, 6,000 का माल हम लोगों ने बेच दिया। फिर अब देखो पैसा तो नहीं आया, लेकिन रेखा कौन है, डेटर। रेखा से पैसा लेना है, कितना लेना है, 4500 रुपए। तो रेखा यानी ब्रैकेट में आप लोगों को बताने के लिए कौन है ये, डेटर। ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी एक असेट था और डेटर भी एक असेट है, लेकिन ये पैसे कितने देगी रेखा, 4500 रुपया। ठीक है जी, 6,000 का माल ले गई, असेट कम हो गया, 4500 रुपए भी आएंगे तो असेट हमारा बढ़ गया। बात समझ में आ गई। अब इस पूरे प्रोसेस में मुझे लॉस हुआ। लॉस क्या होता है भैया, मेरा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कैपिटल मेरी डिक्रीज हो जाएगी, कितने रुपए से कम हो जाएगी भैया, 1500 रुपए से। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, क्लियर है प्यारे बच्चों। ही सोल्ड गुड्स, 6,000 की चीज 4500 रुपए में। तो ये मेरी उधार वाली ट्रांजेक्शन, इसलिए मैंने कैश नहीं बढ़ाया, रेखा को बढ़ा दिया, क्योंकि रेखा से पैसा लेना है। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में मुझे रमेश को पैसा देना था, तो रमेश कौन था बेटा, मेरा क्रेडिटर। ये कौन है, मेरी डेटर। अब आप बोलोगे सर डबल एंट्री सिस्टम में तो 2 एस्पेक्ट होने चाहिए, ये तो 3 एस्पेक्ट है। मैंने ये कब कहा है कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 नाम वाले एस्पेक्ट होंगे। यहां पर जो 2 एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं ना इतनी देर से, वो अमाउंट से रिलेटेड है, ना कि नामों से रिलेटेड। ठीक है जी, अभी तक इससे पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन थी 2 ही नाम थे और 2 ही अमाउंट, सेम अमाउंट थे। लेकिन यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो नाम 3 हो, भाई 3 क्या 30 नाम हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल अमाउंट है ना, 5 और 2 कितना हो गया, 7, और ये भी कितना है, 7। अभी जब हम चैप्टर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि भैया हिसाब क्या चल रहा है, एकदम बराबर। इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, एलएचएस आरएचएस हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। यहां पर भी देखो 6,000, 1,500 और 4,500, तो ये भी 6,000 और ये भी 6,000। तो मतलब अमाउंट का जो एस्पेक्ट है ना, वो दोनों पलड़ा हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चीज समझ में आ जाएंगी। अभी आप बाय डिफॉल्ट ये समझ डेवलप करो, ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ओके। अच्छा एक बात और, कई बच्चों को लगता है कि दोनों चीजें बढ़ नहीं सकती, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चीजें बढ़ जाएं, देखो बढ़ रही हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता दोनों चीजें कम हो जाएं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज बढ़ सकती है, कोई भी चीज कम हो सकती है, लेकिन एस्पेक्ट क्या रहेगा, या तो एसेट आएंगे, एसेट लायबिलिटी हो सकता है, या कैपिटल। ये मतलब ये 3 शब्द ही अफेक्ट होंगे, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इसके अलावा अभी फिलहाल, आगे जाकर होगी, अभी फिलहाल कोई भी तीसरी चीज, चौथी चीज अफेक्ट नहीं करेगी। या तो एसेट को अफेक्ट करेगा, कैपिटल को, या लायबिलिटी को। गॉट इट। चलो फिर आता है, मान लो आपने सैलरी पे कर दी, बताया ना, कोई भी खर्चा पे किया, खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, सेम वही बात आ गई। तो सबसे पहले तो बेटा मेरा कैश गले से कम हो जाएगा। ये क्या है बेटा, मेरा असेट, 10,000 मेरे गले से चले जाएंगे। और जो भी खर्चा होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, याद करना है, मेरी कैपिटल क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ऐसे ही अब सैलरी के अलावा और बतेरे खर्चे हो सकते हैं, जैसे सैलरी एक खर्चा होता है, वेजेस दिहाड़ी लेबर को दी जाती है, ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, समझ रहे हो, आपका रेंट हो गया, आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, मान लो ब्याज पे पैसा लिया हुआ है आपने, तो आप ब्याज पे कर रहे हो, ठीक है जी। आप कार्टेज पे कर रहे हो, मतलब रेड़े का खर्चा, कैरिएज भी, ट्रक टेम्पो का खर्चा, एटसेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद मतलब रिपेयर आप करा रहे हो अपने ऑफिस के अंदर, ठीक है जी। स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है जी।
तो ये सारे बहुत सारे एक्सपेंस, अभी ऐसे 50 एग्जाम्पल है, 50 बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे साइंस एंड फन एक सर्वर कॉस्ट पे करता है, सर्वर कॉस्ट पे करनी पड़ती है ना साइंस एंड फन को। वाईफाई का बिल हो गया वो हम पे करते हैं, फोटो कॉपी हो गया वो भी एक खर्चा है हमारा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे एक्सपेंस में आ गई, तो ये हमारी कैपिटल कम करती है। ऐसे ही हमको अपनी माल बेचने के अलावा भी इनकम होती है। ओएसआर अकेडमी या साइंस एंड फन को कोर्स बेचकर या पढ़ाकर, ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों से पैसा आ रहा है, वो तो हमारी प्राइमरी इनकम है। कुछ सेकेंडरी इनकम भी होती है। जो पैसा आप हमें देते हो सारा का सारा घर में खर्च नहीं होता, ऑन द स्पॉट तो नहीं होता, ग्रेजुअली पूरे साल में होगा। तो हम वो पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक हमें ब्याज देता है। वैसे मैं तो मना ही करता हूँ, बैंक में नहीं रखना चाहिए, मैं तो नहीं रखता बैंक में ज्यादा पैसा। हम कहीं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर में इन्वेस्ट। या मैंने मान लो किसी मामा के बेटे को ही क्या कर दिया, ब्याज पे पैसा दे दिया, वो मुझे बैंक से अच्छा पैसा दे देता है। बैंक मुझे देता है पूरे साल में 4%, मामा का बेटा दे देता है 8%, 9%, 10-1%। तो मैं उसको हर महीने, वो मेरे को या हर साल मुझे क्या दे के जाता है, ब्याज दे के जाता है, हर महीने दे के जाता है। तो ब्याज मिला आपको। ब्याज के अलावा और भी इनकम हो सकती है, जैसे कमीशन मिल जाना। शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो बेटा डिविडेंड, तो जैसे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख दी इन पैसों से, तो उससे किराया आ रहा है। कोई बंदा मेरे को कमीशन दे के चला जाता है क्योंकि मैंने उसकी नौकरी लगवा दी या ट्यूशन लगवा दी, तो मुझे कमीशन मिल जाती है। या हमारे पास यहाँ पे कई फैकल्टी आते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। जितने बच्चे पढ़ाओगे उसका 70%, 65% आपका, बाकी सारा पैसा 30% इंस्टीट्यूट का हो जाएगा, तो कमीशन का काम हो गया। ऐसे एटसेट्रा और सारी, जैसे शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब अगर वो कंपनी मुनाफा कमाएगी उसका प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को भी आएगा, अगर मैं शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, और जो कि मैं करता हूं, मैंने आपको बताया था। तो ये वाली सारी इनकम, अच्छा बैंक से भी मुझे ब्याज तो आ ही रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी इनकम मेरी मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, सेकेंडरी इनकम। अगर वो मुझे कुछ ऐसी मिल रही है, कोई अलग से मुनाफा मेरे को हो रहा है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है मेरा कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये क्या होता है बच्चों, मेरा एक एसेट होता है। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मेरी कैपिटल को भी बढ़ा देगा, क्योंकि ये मेरा फायदा है। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है चीजें? इन सब चीजों को समझना है और नई ट्रांजैक्शन में हम अप्लाई करेंगे। अगली क्लास से पहले प्रिपेयर कर लेना बेसिक टर्म्स, इंट्रोडक्शन और डबल एंट्री। ये होमवर्क दे के जा रहा हूं, अभी आगे बढ़ जाओ। अभी 2-4 ट्रांजैक्शन और बची हुई हैं। आपने एक बैंक अकाउंट खोला, अब आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो और इसका जवाब बताओ। मैं 3 तक गिनूंगा, वीडियो को पॉज करो, इसका जवाब बताओ क्या होगा। हो सकता है आप गलत हो, लेकिन सोचना जरूरी है। 1, 2, 3। अभी भी नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज कर लो, सोच लो मेरे जवाब से पहले, ठीक है जी। तो इसका जवाब है ओपन अ बैंक अकाउंट विद 50,000। तो ऑब्वियसली बात है, अगर बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, फ्री में तो खुलेगा नहीं, कह रहे 50,000 दे के खुलेगा, तो मेरा कैश कम हो जाएगा, यानी एक असेट कम हो गया। दूसरा, यही पैसा मेरे बैंक बैलेंस में जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मेरा बैंक बैलेंस यानी बैंक अकाउंट बढ़ा देगा। तो बैंक अकाउंट कह लो या बैंक बैलेंस कह लो, एक ही बात है आपके लिए, सिर्फ बैंक में लिख सकते हो, ये बढ़ जाएगा। तो एक असेट कम हुआ और दूसरा असेट मेरा बढ़ गया। भाई पैसे जेब में पड़े थे, अब जाकर बैंक में रख दिए, समझ रहे हो? तो वो क्या हो गया, बढ़ गया। फिर मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, फिर पॉज करो और फिर जवाब बताना, मैं तो बता रहा हूं। डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू में गिरावट आना। तो यानी एक तो भैया सिंपल सी बात है, मेरी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये मेरा एक प्रकार का खर्चा या नुकसान है। हर साल मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये क्या है बच्चों, मेरा एक एसेट है। और दूसरा, जब ये मेरा नुकसान है बाबू लोग, तो मेरी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी। मेरी पूंजी कम होगी कि नहीं होगी? तो ये क्या हो जाएगी बेटा, मेरी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। समझ पा रहे हो? चलो, फिर आता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रेखा। रेखा से 4500 रुपए लेने थे, लेकिन दीदी अभी सिर्फ चेक देकर गई है 3000 रुपए का। ठीक है जी, और मान लेते हैं हमने वो चेक जमा भी करा दिया। तो एक तो भैया मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? भाई चेक आया है, कैश थोड़ा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा इतने का। और रेखा कौन थी हमारी? डेटर थी। रेखा कौन थी? डेटर थी। अब मेरी डेटर क्या हो जाएगी? कम। डेटर कौन होता है? एसेट। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो होता है हमारा डेटर, बताया था। अब वो पैसा बंदा दे गया, पूरा देकर नहीं गया, 1500 रुपए बाद में दे देगा, लेकिन पहले से तो कम हो गया ना। वो वाला सेट पहले कितने पैसे लेने थे? 4500, अब कितने लेने हैं? 3000। तो पहले से तो क्या हो गया? कम हो गया, और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। ऐसे ही अब मैं रमेश को पैसे देकर आ रहा हूं। अब यहां लिखा नहीं है चेक या कैश, तो बाय डिफॉल्ट कैश है। तो 7000 हमने रमेश को पे कर दिए। उसको देने के थे 10,000,
बाद में दे देंगे, भागे थोड़ा ना जा रहे हैं। तो 7,000 रुपए अभी हमने उसको दे दिए। तो एक तो भैया मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और रमेश यानी क्रेडिटर, मेरे सर पर बोझ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे सर पर बोझ कम हो जाएगा, लेकिन एक मेरा सेट भी कम हो जाएगा, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। अच्छा, फिर मैं कहूंगा पेड बैच जितने बढ़ा दिया, एक आध ऊपर एक आध नीचे होगी, थोड़ी उनकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, लेकिन 10-12 ट्रांजैक्शन से ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता। पढ़ानी ही नहीं चाहिए किसी को भी। सारी स्पून फीडिंग थोड़ा कर देंगे, कुल्ला भी करा देंगे, आप मुंह भी पहुंच देंगे, ऐसा क्या है। स्पून फीडिंग इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास इस शब्द के ऊपर होगी बहुत जल्द, वो है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका होमवर्क, बेसिक टर्म्स अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में क्रैक कर लो। मैं बोलूं ड्राइंग तो तुम्हारे दिमाग में इमेज बन जाए, मैं बोलूं भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर, इमेज बन जाए, मैं बोलूं सॉल्वेंट, इमेज बन जाए, इंसॉल्वेंट, इमेज बन जाए, डेटर क्रेडिटर टिप्स पर होना चाहिए। टिप्स पर हो गया तभी मजा है। फिर आता है अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है, वो वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका आखिरी पार्ट था डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप टीएस गरेवाल या डीके गोल से पढ़ रहे हो, एक है डबल एंट्री सिस्टम, एक है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री क्या है, इस साल के एंड में पढ़ लेंगे। थोड़ा बहुत सिस्टम, मतलब जैसे यहाँ पर 2 एस्पेक्ट हो रहे हैं, वहां पर एक ही एस्पेक्ट होता है। तो वो थ्योरेटिकल अभी एक पैराग्राफ है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, पढ़ लो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। फिर आता है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, जो कि है चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 पढ़ने से पहले आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भरपूर ज्ञान होना चाहिए, वो है ये। तो एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना आने वाले 3-4 दिन में। आप 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद एक लेक्चर आएगा, वो होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन का वन शॉट, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, जहां पे सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, पूरे के पूरे बैलेंस शीट बनाना, यस थोड़े फीलिंग आएगी यार अकाउंटेंट वाली, तो अब बैलेंस शीट वगैरह बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले भैया ये होमवर्क कर लेना। कौन कौन इस होमवर्क को करके ही अगली क्लास में आएगा, प्लीज कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दें कि सर मैं जरूर करके आऊंगा, और मैंने अभी तक के सारे लेक्चर आपके जरूर देख लिए हैं या मैं देख लूंगा। ठीक है जी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी है। मैं चाह रहा हूं कि पूरा समाज, जो भी कॉमर्स वाली जनता है, वो इस बेहतरीन लेक्चर्स, मुझे लगता है कि बेहतरीन लेक्चर्स हैं। आई लव माई वर्क, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं अपना 100% टाइल दे रहा हूँ। बाकी आप मुझे रेट करो कि भैया मेरा जो एनर्जी लेवल है या जो मेरा पढ़ाने का मेथड है, अगर कुछ बदलाव करना है तो यस आई कैन, और जिसमें सब कंफर्टेबल हो। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट में दे सकते हो। बाकी मिलूंगा मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।